बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के माबैन T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है वो पहला T20 ज़रूर हार गई, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज ज़रूर थी इसमें। बैटिंग के अंदर मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि थोड़ा सा हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर जाकर रन हुए। ऊपर से इतने रन हमें नहीं नज़र आया कि स्कोर जो है वो हो सके। कुछ रन हम डेफिनेटली शायद कंसीड भी शायद ज़्यादा करके 10-15 रन, लेकिन आई थिंक ओवरऑल मैच की बात करें, फातिमा सना बहुत इंप्रेसिव थी। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 4 विकेट हॉल हासिल किया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इस मैच को हम तफसील में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन मेंस क्रिकेट की वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 8 अगस्त को पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा और दोनों टीम जो हैं वो तैयार हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में ज़रूर थोड़ी सी गुफ्तगू हमने करनी है और अंदाज़ा लगाना है कि प्लेइंग 11 जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान अब इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। तो कुछ ज़रा यही बताते हैं कि शायद साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ही ओपन करेंगे और उसके बाद बाबर आजम और फिर रिजवान तीसरे चौथे पर आएंगे। लेकिन पाँचवें छठे का सवाल अभी भी बड़ा पर्टिकुलर है कि आपने उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये भी कि पाकिस्तान अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में मुवाजना करें तो हम ज़रा काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं ऑन पेपर भी और हिस्टोरिकली भी। हाँ, बस ये ज़रूर है कि इतना टारगेट ना छोड़ें कि जितना वेस्ट इंडीज़ को लगे हम 20 ओवर में चेस कर सकते हैं, तो वो फिर T20 फॉर्मेट ज़रूर बन जाता है। लेकिन इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको रैंकिंग्स के बारे में भी बताना है। रैंकिंग्स के अंदर वाज़ेह इंप्रूवमेंट हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। जब आप T20 सीरीज़ जो एक अच्छी इख्तिताम को पहुंची वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की, तो उसकी वजह से रैंकिंग्स पर काफ़ी असर पड़ा है और ऑब्वियसली रैंकिंग्स अपडेट होती रहती हैं। और उसके बाद आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसके बारे में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वो ट्रैवल नहीं करेगी भारत। और हम बात कर रहे हैं कि जब आप हॉकी टूर्नामेंट की बात करते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी पर्टिकुलर कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले ही ये बात कर दी गई थी कि एशिया कप हॉकी खेलने से जो है वो इनकार किया गया है और सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत नहीं जा सकते। लेकिन क्या न्यूट्रल वेन्यू का प्रॉस्पेक्ट अभी भी है कि नहीं, ये हम थोड़ा सा अंदाज़ा प्रोग्राम के अंदर ज़रूर लगाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है और फिर आखिर में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखानी है हमेशा की तरह। आज एक फिर स्पेशल चीज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्ट पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए ठीक है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे सर आप? अल्लाह का एहसान। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। सना मीर, आपसे आगाज़ करते हैं। कल के मैच को कैसा एनालाइज किया आपने? ऑल दो 4 विकेट हॉल हुआ फातिमा सना का और हम ज़रा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन आई थिंक बैटिंग कुडंट लिव अप टू व्हाट वाज नीडेड। देखिए, आयरलैंड इस वक्त अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैंने सीरीज़ से पहले भी बात की थी और स्पेशली वो लोग ज़्यादा T20 क्रिकेट के ऊपर फोकस है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। तो उनकी मेजॉरिटी मैचेस T20 फॉर्मेट में होते हैं। उनके कुछ प्लेयर्स लीग्स खेलने भी जाते हैं, 100 भी खेलते हैं, बिग बैश में या उसके नीचे वाले टूर्नामेंट्स में भी शिरकत करते हैं। फेयर ब्रेक में भी अक्सर उनके प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं। तो उनके प्लेयर्स का भी एक्सपोजर अब पहले से काफ़ी बेहतर होता जा रहा है आयरलैंड का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात देखें तो हम वही गलतियां नज़र आ रही हैं। और मैं जिस तरह निदा की कल भी हम बात कर रहे थे कि अभी बहुत अर्ली था, अभी रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, तो थोड़ा अरसा लगेगा अब उसको सेटल होने में। क्योंकि मिडल ओवर्स में जहाँ पर 4 नंबर पे आके निदा रन्स करती थी और एक फ्लो ऑफ इनिंग्स बनाती थी, वहाँ पे आलिया कल आके बहुत बॉक डाउन हो गई थी। तो आलिया का T20 में स्पेशली नंबर थोड़ा नीचे ही बेहतर होता है, क्योंकि कम बॉल्स मिले तो वो ज़्यादा बेहतर एक फ्री माइंड से खेल सकती है। दूसरी तरफ ईमान फातिमा जो डेब्यूटेंट थी, उनको देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा अनफॉर्चुनेट रन आउट होता है जो आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होते हैं और आप आउट हो जाते हैं, वो उनका देखने को मिला। और मिडिल ऑर्डर में ही उनको नज़र आ रहा है कि खिलाया जा रहा है, गुल फिरोज़ा से ही टॉप ऑर्डर में खेला जा रहा है। मेरे नज़दीक पर्सनली मैं समझती हूँ कि ईमान फातिमा से ओपन करना चाहिए पाकिस्तान को T20 में, वो सर्कल अच्छा खेल सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रामीन अच्छी बारी उसने भी ली, नतालिया ने भी ठीक बारी ली। तो अब देखना होगा, सेकंड मैच में बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा, वरना आपको पता है 3 मैचेस की सीरीज़ में बड़ा क्रूशल हो जाता है जो दूसरा मैच होता है फिर। बट ओवरऑल वो स्टैंडर्ड अभी नहीं नज़र आया, क्योंकि एक तो आप T20 फॉर्मेट, मुझे पूरा ख्याल है कि जितनी भी थोड़ा 2-3 महीने का ब्रेक आया था
क्वालिफायर्स के बाद, उसमें स्टिल मेन फोकस आपका वनडे क्रिकेट ही था। तो T20 का, इसीलिए ये बात मैं बार बार कही थी कि इस सीरीज की कोई तो समझ नहीं आती। अच्छा, इनकी टीम आई भी थी क्वालिफायर्स खेलने लाहौर में आयरलैंड की, और वो क्योंकि स्पेसिफिकली 50 ओवर फॉर्मेट था, तो मैंने एक मैच इनका देखा खुद बांग्लादेश के खिलाफ वहाँ पर स्टेडियम में। और आपकी बात बड़ी वजन रखती है, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ T20 में नहीं, वनडे में भी आई थॉट देयर अ वेरी गुड साइड। दे आर गेटिंग लॉट बेटर, बिकॉज वही बात है कि इनको एक्सपोजर बहुत होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिविजनल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, और फिर उसके अलावा जो प्रॉपर 100 है उसमें इनके काफ़ी प्लेयर्स, ऑर्ला प्रेंडेगास जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी, बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, बहुत ज़बरदस्त। किसी भी टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं जो अपकमिंग ऑलराउंडर्स हैं। और उसके अलावा जो इनकी कप्तान है, गैबी लुइस हो गई, एमी हंटर हो गई, काफ़ी ये लोग हैं इनको एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो यही बात होती है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी जो आने वाले जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको हम बैक करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका एक्सपोजर कितना है। हम उनको कोई एक्सपोजर दिए बगैर सीधा डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में ले आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि रिप्लेसमेंट तैयार नहीं है, वो इस वजह से कि हमने उनको पीछे बैक एंड पे भी कोई एक्सपोजर नहीं दिया हुआ कि डेवलपमेंट स्क्वाड में कहीं जाएँ, किसी लीग में खेल के कोई फ़ायदा हासिल करें। तो हम सीधा अपने डोमेस्टिक से उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भेज देते हैं। बिल्कुल। 142 रन्स किए थे आयरलैंड की टीम ने। मोई शाह साहब, आई थिंक मॉडर्न डे वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी 150 शुड बी डिसेंट टोटल, जिस तक आपको पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर 142 भी था तो आई थिंक आपको करना चाहिए था, इतना मुश्किल नहीं था। देखिए, व्हेन इट कम्स टू वुमेन क्रिकेट, मेरा ख्याल है ये जो स्कोर है ना अराउंड 150 इज अ पार स्कोर, और इस पे टीम जीत भी जाती है और इस पे कभी कभी चेस भी हो जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की, और ख़ासकर कल जो मैंने मैच देखा, जब आप टॉप ऑर्डर आपका 50 for 5 अराउंड 50 for 5 हो जाए, फिर आप इस तरह का टारगेट आप चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गो के लेट एंड पे उन्होंने ट्राई की, और ख़ासकर टेल एंडर ने ट्राई की कि मैच में रहा जाए और आखिर तक लेके जाया जाए। लेकिन जब आपके मेन बैटर्स जो हैं वो आपके आउट हो जाते हैं या वो छोड़ जाते हैं, और बहुत अर्ली छोड़ जाते हैं, विदिन 10 ओवर्स आप पूरी आधी टीम, और ख़ासकर जो आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं, ये एक टिपिकल आपको पता है इंडिकेशन होती है कि आप रॉ एंड रस्टी हैं। आपने 2-3 महीने से कोई आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, कोई इतनी एक्टिविटी नहीं हुई वुमेन क्रिकेट पे, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आज कल हमें नज़र आया कि जो आपने शॉट्स भी देखी, जिस तरह ख़ासकर वुमेन बैटर्स आउट हुई, जिस तरह आपने शॉट्स देखी, वो इतनी ऑर्डनरी सी शॉट्स थी कि वो लगता नहीं था कि ये शॉट जो है ये मतलब है कि कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर या बैटर्स जो हैं वो खेल रही हैं। तो बड़ा थोड़ा सा फील हुआ कि अभी इनको ट्रेनिंग की कमी है, अभी एक्सपोजर की कमी है, और होपफुली ये जो नेक्स्ट दो मैचेस होंगे इसमें काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि वो पहला मैच है, समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह बैटिंग लाइनअप किस तरह की है, या बैट्समैन जो है कितनी फॉर्म में है, बैटर कितनी फॉर्म में है, कितनी फॉर्म में नहीं है, वो ज़रा प्रॉब्लम रहा है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स हैं व्हेन इट कम्स टू T20, वो बात यही है कि वो इतना ज़्यादा इस वक्त फोकस नहीं है आपका T20 पे जितना आपका वनडे पे है, क्योंकि वनडे का आपने अच्छा, इसमें आपकी एक बात मुझे फिर वही, ऑब्वियसली आपकी बातें हम लिख लेते हैं हमेशा किताबों में, फिर दोबारा बताते हैं कि आपने इसलिए बार बार स्ट्रेस किया कि जब भी आपका टूर कोई ऐसी कंडीशन में आता है, आप थोड़ा पहले चले जाएं, कोई साइड गेम रख लें, कोई ऐसे वैसे मैच आप खेल लें, या आपस में। अब ऑब्वियसली हम यहीं पे इतने कैंप्स होते रहे, कैंप के बाद कैंप, पहले लाहौर में हुआ, फिर कराची में हुआ, और फिर डायरेक्टली आयरलैंड लैंड कर। देखिए, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो जो आप आगे मेजर इवेंट्स, बड़े इवेंट्स खेलने जा रहे होते हो, तो ज़्यादा प्रैक्टिस या ज़्यादा सीरीज वहीं रखी जानी चाहिए। हमारा ऑपोजिट है। हमारा अपोजिट है, और ये वुमेन क्रिकेट में नहीं है, ये मेन क्रिकेट में भी अपोजिट है। हम जहाँ खेलना चाहते हैं वहाँ हमारी सीरीज नहीं होती, हम जाके वेस्ट इंडीज़ खेल लेते हैं, और सारे बड़े इवेंट हमने साउथ एशिया में खेलने हैं या यूई में खेलने हैं। और इसी तरह वुमेन क्रिकेट की बात है, जब आप पाकिस्तान या इंडिया या श्रीलंका या इस तरफ आपने खेलना होता है, तो फिर आप ज़्यादातर सीरीज़ यहाँ पे रखा करें, और उससे पहले ज़रूर थोड़ा बहुत जो वहाँ की मतलब सराउंडिंग्स है, उस वहाँ की आपको क्या डिमांड्स क्या है, उस टिपिकल उस कंट्री की, उन पिचेस की, उन स्टेडियम्स की, वो आपके जहन में होने चाहिए। तो वो उस सूरत में आप उसको मास्टर कर सकते हो या उसको ओवरकम कर सकते हो कि आप वहाँ जाके थोड़ा बहुत खेलो। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो मेन क्रिकेटर और इवन वुमेन क्रिकेटर
जितनी भी हैं ये श्रीलंका में मैक्सिमम में खेलना चाहिए। अगर चले नेशनल टीम नहीं उनकी मिलती तो फिर भी जाके खेलें, उससे बहुत फ़ायदा होना है। उससे इतना फ़ायदा होना है कि कल आपने जाके जब वर्ल्ड कप्स खेलने हैं और जब जाके बड़ा इवेंट खेलना है तो वो आपको सामने पता लगेगा कि यहाँ अफेक्टिव कौन सा बॉलर है, यहाँ कौन सी बैटर्स या कौन सा बैट्समैन जो है मैन क्रिकेट में वो चल सकता है। तो वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन हम नहीं, शायद यही चीज़ें 1-1.5-2 साल पहले तकरीबन फाइनलाइज हो जाती हैं, तो उस वक्त ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। अब 2028 में हमने किधर किधर खेलना है, कौन कौन सा इवेंट होना है, उसके मुताबिक हमें सीरीज़ जो है, अगर कोई हमने FTP के बाहर भी सीरीज रखनी है तो हमें वहाँ जरूर रखनी उसी के हिसाब से प्लान शाजी, इसमें मैं ऐड से इतना सा करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बात सही करें, पर ये हमारी तैयारी की सीरीज है ही नहीं। ये सीरीज है आयरलैंड की तैयारी के लिए। आयरलैंड ने इसके बाद यूरोपियन क्वालिफायर्स खेला है और T20 फॉर्मेट में ही खेलना है, और उनको आगे वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफिकेशन के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये हम उनके लिए खेल रहे हैं। तो अच्छी बात। तो उन्होंने बुलाया हमें। जो हम प्रोएक्टिवली कह रहे हैं ना कि प्रोएक्टिवली आप अपने वनडेज रख के अपनी वनडे की तैयारी करें, वो हम नहीं करते। आप क्वालिफायर से पहले भी देख लें कितने बेचारी लड़कियों ने वनडेज खेले थे। इतना खर्चा आप करके जाते हैं इतने दूर आयरलैंड, तो आप आप उनसे बात करें कि आप हमारे से 3 वनडेज भी खेलो, पुश करो आप उनको, या इंग्लैंड के साथ खेल लो, या इंग्लैंड नहीं मिलता अंडर 19 उनकी जो डेवलपमेंट स्क्वाड है इंग्लैंड का, या इवन उनकी स्कॉटलैंड से भी इवन खेल सकते हैं। स्कॉटलैंड से खेल सकते हैं आप। इवन जो उनकी 100 की टीम्स हैं उनमें से अगर कोई अवेलेबल ऐसा लॉट बनता है कि आप उनके साथ खेल रहे हैं, इतने दूर आप गए हैं, आप कुछ 50 ओवर क्रिकेट खेल के आए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग वही बात है कि हम फिर आप कभी भी टूर्नामेंट ग्राउंड में नहीं हारते हो, उससे पहले की जो तैयारी होती है ना वो आपकी टोन सेट करती है। ठीक है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं, बट अदरवाइज आप टूर्नामेंट का जीत हार का फैसला ग्राउंड से जैसे आपने इंग्लैंड इंडिया वाली सीरीज की भी बात की कि वो सारे वेन्यूज भी वही थे जहां पर वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली। अब इंडिया की लड़कियों की टीम आज से साल बाद जब वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा, T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रही होगी, उस वक्त हम तारीफ कर रहे होंगे। पर उन्होंने पूरे 5 के 5 वेन्यूज पे इधर मैचेस खेल लिए इंग्लैंड के साथ, उसी टाइम पर, उन्हीं कंडीशंस में। 1 साल पहले उनको पता है कि अब हमने क्या टीम सिलेक्ट करनी है। बिल्कुल, आई थिंक ये बातें दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस जो आप कह रही हैं, और ऑब्वियसली आपने हमेशा इन चीज़ों पर एडवोकेसी की यही है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये बातें जब हल्का इक़्तिदार में होंगी, वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर मज़ा आएगा। वो जितनी होनी थी वो 15 साल में मैंने अंदर से शोर मचा लिया। अब मेरा काम है बाहर से थोड़ा सा शोर मचाना। सैयद मोहम्मद अवैस, बहुत खुश हैं आप आज, आई अंडरस्टैंड। मुझे ये बताएं कि आपने इस मैच को कैसा एनालाइज किया, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ हमने पहले भी ये बात की थी कि वो खैर माइक हैसम ने तो कह ही दिया कि अब एवरेज स्कोर्स कुछ नहीं है मेंस क्रिकेट में, बट आई थिंक ऑब्वियसली पाकिस्तान इज स्लॉटेड टू मेक अ कमबैक। कल दूसरा T20 है, बट आई थिंक थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। इतनी भी कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि आप 5 खिलाड़ी ऐसी आउट हो जाती। यार ये सिर्फ खाली मेंस क्रिकेट के लिए, वुमेंस टीम की बात करें तो एवरेज स्कोर अब है कोई नहीं। T20 में आपको पता 200 टच हो रहा है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि हमारा वही थोड़ा सा एक ओल्ड फैशन क्रिकेट चल रही है। कल भी हम बात कर रहे थे, बल्कि ऑफेयर में कप्तान से ही बात कर रहा था कि अगर पूरी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो एक मिसिंग फैक्टर था वो निदा डार का, आपको एक सीनियरिटी का जो नज़र आता है मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास था नहीं। कुल फिरोज़ा बहुत अरसे से आप उनको कैरी करें, लेकिन मैंने शायद फिर वही बात होती है कि अर्ली टू से तो नहीं, अब मैं कहूँगा काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, वो स्ट्रगल करती फेस में आपको नज़र आती हैं। सबसे बड़ा जो मुझे शौक ये था कि ईमान फातिमा ने जितना अंडर 19 क्रिकेट खेली है, वो एग्रेसिव अप्रोच वाली प्लेयर है। उसने ओपन किया है, उसने स्कोर किया है, जो आपने सर्कल के अंदर से अपना बॉल्स निकालनी है, उसको आप उस पोजीशन में लेके आ रहे हो जहां पर या तो गेम को आपने डिफाइन करना है, यहाँ पर आपने मुश्किल कंडीशन है, पहला मैच उसका इंटरनेशनल कैरियर का, आप उसको उस कंडीशन में लेके आ रहे हो। तो दैट मीन्स के मुझे बैटिंग ऑर्डर की जो है वो चीज़ समझ में नहीं आई थी कि आखिर बैटिंग ऑर्डर क्या जेन में चल रहा था। मसला हमारा यह है कि जो श्रीलंका की बादशाही बात कर रहे हैं कि श्रीलंका जाके आप लोग खेलें, ये खेल लें। अगर फॉर इंस्टेंस आप श्रीलंका नहीं जाना चाहते, मुझे नहीं पता क्या मसला है क्या नहीं है, सबसे करीब तरीन अगर श्रीलंका विकेट्स की बात करूं तो बहुत करीब मैं कह सकता हूं दुबई स्पोर्ट सिटी की विकेट आपके लिए। आप यूएई टीम से क्यों नहीं बात करते हो? मसला किस चीज़ का है मुझे अभी भी समझ नहीं आती। हम बात करते हैं यार न्यूजीलैंड से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से खेलना है, नॉन टेस्ट नेशन से खेलते हुए कोई मसला नहीं है। आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को उस बड़े मैचेस के लिए, आप उनसे बात कर सकते थे। यूएई टीम बहुत तगड़ा इस वक्त खेल रही है, उनकी लड़कियां परफॉर्म अच्छा कर रही हैं। दुबई स्पोर्ट सिटी कुछ हद तक मैं कहता हूं कि विकेट बहुत करीब है उसके, तो आप वो खेल सकते थे वहां पर। दूसरा, जब आप बात करते हो इनका फ्यूचर प्लान का, जो FTP या मेंस की तो बात करते हैं, वुमेन्स की आप बात करते हो, इससे पहले आप चले जाएं जब वो बेचारे 2 कोचेज आपके पास मौजूद थे, आपने पूरी काबीना को बुला के आपने कहा जी सब बैठें, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आखिर करना क्या है। आज भी वो पिक्चर लगा लें, आप 3 बैठे हुए हैं, 2 सीनियर्स हैं मेरे,
उसमें बताएं कि अंडर 90 स्ट्रक्चर से कोई बंदा बैठा हुआ था वहाँ, क्या वुमेन्स टीम से कोई बंदा बैठा हुआ था? दैट मीन्स आज भी आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है। अंडर 19 में खुल के कहता हूँ आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट, आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते। वुमेन्स आप नेशनल टीम पे बात करते हो, बैकअप प्लेयर्स की बात करो, अंडर 19 वुमेन्स किधर है? किसी को कोई पता नहीं कि वुमेन्स अंडर 19 का कैंप लगता भी है, साल में शायद इक्का दुक्का कैंप लगता है, उसके अलावा तो आपके पास है नहीं। बैकअप प्लेयर्स का हमें मसला है। हमने अगर निदा डार की बात मैं कर रहा हूँ कि आपने सीनियर प्लेयर को साइडलाइन किया है, आपने कोई सीनियर प्लेयर इसके बिहाफ पे कोई बनाया नहीं उसके दिमाग का कि कल कोई वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर ही होता है ना कि सेकंड कमांड कप्तानी जो उनसे आपको नजर आए कि बंदा कर रहा है। फातिमा की अगर बात करें, जिस तरीके से वो लीड कर रही है एज एन ऑलराउंडर, आप उसको देख रहे हैं। कल भी उन्होंने एक तगड़ा अपना स्पेल करवाया, आई गेस 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था, लीडिंग फ्रॉम द टेबल है। बैटिंग की बात करें, वो परफॉर्म करने के स्ट्राइक रेट में तैयार है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर और आपका जो ऊपर का ऑर्डर है वहां पर आपको कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि एटलीस्ट थोड़ी सी प्लेसमेंट करे। मुझे अभी भी थोड़ा सा होता है, सिद्रा अमीन एक सीनियर प्लेयर है, जितना उनका एक्सपीरियंस इस वक्त हो चुका है तो ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अब जिम्मेदारी उनको मिडिल ऑर्डर में लेनी पड़ेगी। लेकिन आपकी बात बड़ी सेंस बनती है। अगर आप पाकिस्तान की लाइनअप भी देखें, ऑब्वियसली सना इज द बेटर वन टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर हम ये चेंज कर लेते टेक्निकली कि हमें मान फातिमा से ओपन करा लेते मुनीबा अली के साथ और गुल फिरोजा को तीसरे पे ले आते, तो शायद थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती बैटिंग लाइनअप। देखिए, तीसरे पे लाने की भी जरूरत नहीं। सिद्रा अमीन वैसे तो ओपनर है, उन्होंने अपनी जगह दी है, वो पीछे आ रही हैं, जबकि वो ओपन पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो टीम के लिए आई है नीचे। सिद्रा अमीन ने हर जगह पे परफॉर्म किया, चाहे वनडे है चाहे T20 है। 4 नंबर का आपका इशू है, जहाँ से आपने निदा को हटाया है, वहाँ पर आपको देखना होगा कि मे बी आप नतालिया को शायद ऊपर प्रमोट कर लें, जो कल अच्छा खेल रही थी। दूसरा, ईमान फातिमा, अब आप एक बच्चे को डेब्यू करा रहे हैं, 20, 21, 22 साल की होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 21 की होगी, उसको आप डेब्यू करा रहे हैं और स्कोर है बोर्ड पे 42 for 2। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने वाली। हम अक्सर बात करते हैं प्लेयर की डेवलपमेंट की, हम अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर को हम सक्सेस के लिए कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि फ्री और माइंड के साथ वो जाए, जो उसको नए बॉल से खेलना आता है आप उसको एक फ्री हैंड दें कि जाओ नए बॉल से दायरा खेलो, जो तुमने अंडर 19 में सारा करके दिखाया। तो ये चीज़ें, और यही बात हम करते हैं कि जो हमारा अंडर 19 सेटअप है, उसके बाद जो डोमेस्टिक सेटअप है, वो आपस में लिंक नहीं है। जब मैंने इसकी देखा सिलेक्शन हुई है, तो फिर मैंने डोमेस्टिक का इसका थोड़ा रिकॉर्ड देखा, तो 5 मैच ओपन पे, 4 मैच मिडिल ऑर्डर में या 5 मैच मिडिल ऑर्डर में, सेटल होने ही नहीं तो बात ये कि आप एक तरफ तो उस प्लेयर को लाने दें, उसके टोटल मैच ही 20-25 मैच होंगे, उसमें से भी आपने आधे ऊपर खिला दिए, आधे नीचे खिला दिए, उसको खुद ही नहीं पता मैंने कहाँ खेलना है, इतने यंग उस पर। अच्छा, इसमें या तो आपने 100 मैच खेले हो ना डोमेस्टिक। आप यकीन करें, मैं अभी जब लास्ट टाइम मेंटोर करने गई थी कोचेस को ICC में अजमान, वहाँ पे एक 13 या 14 साल की UAE की लड़की, वो ऑलरेडी डोमेस्टिक T20 320 मैच खेल चुकी थी। आप यकीन कर सकते हैं, 13 से 14 साल की लड़की। आपके मेंस क्रिकेट के इतने नहीं है क्योंकि वो, उसके पेरेंट्स की कोई कमिटमेंट है, वो हर हफ्ते में 2 से 3 मैच वो लड़की खेलती है। अब आप सोचो कि उसकी जो मेच्योरिटी एट द एज ऑफ 18-19 वो क्या होगी, या हमारे प्लेयर्स की। अब वो मैच का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्रिकेटर हमेशा ग्राउंड में ही बनता है। आप जितना मर्जी जिम करा लें, आप जितना मर्जी कुछ करा लें, जब तक नंबर ऑफ मैचेस खेल के उसको एक्सपीरियंस नहीं आएगा हर तरह की कंडीशन, 42 for 4 पे क्या बैटिंग करनी है, 80 for 4 पे क्या बैटिंग करनी है, 150 for 4 पे क्या बैटिंग करनी है, ये जब तक अब वो हर कंडीशन से नहीं गुजरेगी, आपका नंबर प्लेयर तैयार नहीं होता। लेकिन हम लोगों को लगता है कि 150 कर दी, चलो जी प्लेयर तैयार हो गया, पिछले को निकालो और ले आओ इसको, तो फिर वही होता है जो गुल फिरोजा के साथ हो रहा है। अच्छा, डाउन दी ऑर्डर रामीन प्लेड वेल, शी स्कोर्ड 27 of 20, तो वो थोड़ा सा लेट चार्ज हमें। रामीन हैज़ बीन विद द टीम फॉर सम टाइम, अंदर बाहर होती रही है, बट शी इज़ ए थिंकिंग क्रिकेटर, इंटेलिजेंट है, ऑफ स्पिन करती है, लेफ्ट हैंड बैट करती है, तो बहुत अच्छी ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, क्योंकि एक तो आपको अच्छा ऑफ स्पिनर मिल जाता है, साथ बैटिंग वो ठीक ठाक कर लेती है और लेफ्टी है, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उनको किसी भी जगह बीच में फ्लोट कर सकते हैं अगली ऑपोजिशन के प्लान्स को थ्रो आउट करने के लिए। तो आई थिंक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और अच्छी बात है कि उनको वो मौका। बिल्कुल, यूजुअली आई थिंक जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं जो ऑफ स्पिन भी करते हैं वो अच्छे ही होते हैं यूजुअली, आई नो दैट, बट आई थिंक मेंस क्रिकेट के ऊपर जरूर फोकस करेंगे। पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है, 8 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मोई शाह साहब, कोई प्लेइंग 11 आपने अब तक तश्कील दे दी है जो शायद हमें पता लग सके? देखें, ये वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान इज़ नंबर 4, और शायद यही फॉर्मेट है इस वक्त पाकिस्तान टॉप 5 टीम्स में है। तो इसलिए ये सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव से नहीं है, बड़ी मतलब उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि
आपको वापसी मिलेगी, देखने को मिलेगा बाबर आजम कितनी फॉर्म में है। बड़े अरसे से हमें नहीं पता बाबर आजम किस तरह अच्छा खेलेंगे, किस तरह खेलेंगे, क्या करेंगे, रिजवान कैसी फॉर्म में है। फिर आपका मिडिल ऑर्डर कैसा होगा, क्या हसन नवाज़ को फिट किया जाएगा प्लेइंग 11 में या नहीं। जो मुझे फीलिंग है और जिस तरह हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस रही है, मुझे ये लगता है कि हसन नवाज़ नाउ विल बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर ODI टीम नंबर 5। तो नंबर 5। तो ये थोड़ी सी हमें चीज़ें नज़र आएंगी इस सीरीज़ में कि पाकिस्तान की जो एक बैटिंग लाइन है वो क्या शेप आपको दे रही है और किस तरह फिर परफॉर्मेंस रिजवान की और बाबर की। क्योंकि ख़बरें साथ ये भी हैं कि फ़खर जमान शायद इतने फिट ना हो ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए भी। अगर कोई ऐसी बात आती है तो बाबर रिटर्न कर सकते हैं इवन आपके T20 नहीं क्रिकेट। तो हैमस्ट्रिंग इतनी सीरियस हो गई और है। कभी कभी देखिए हैमस्ट्रिंग लंबी चली जाती है, 1 महीना लगा देती है। लेकिन कभी करवा भी देते हैं हम। अभी अभी अगर क्यों रिस्क फिर नहीं तो कभी करवा भी देते हैं ना। नहीं करवा भी देते हैं। और साथ 2-3 और चीज़ें होती हैं। अगर आप प्री मेच्योरली इसको आप इंडक्ट कर लेंगे टीम में तो हैमस्ट्रिंग फिर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि अब आपने वो साज छेड़ दी छेड़ दिया है, तो वो ये मतलब थोड़ी बात हुई है कि चीज़ है, इसलिए मैंने कहा हाँ, चले नहीं इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बात बहुत की रिजवान का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाबर के बारे में बकायदा कहा जा रहा है कि T20 में वापसी। जी जी जी। और वो बहुत ज़्यादा चांस उस वक्त ही बनता है कि जब ये फ़खर जमान जो है वो T20 क्रिकेट का खासकर ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में हिस्सा ना हो, या ट्राई सीरीज़ में चले हम देखते हैं जी ट्राई सीरीज़ तक वो फिट नहीं है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। ट्राई सीरीज़ तक उनको कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर बाबर आते हैं और बाबर किधर खेलते हैं और बाबर क्या परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ODI की सीरीज़ में ही आपको, और कुछ अंदाज़ा फिर आपको हो जाएगा ट्राई सीरीज़ में। अच्छा, एक प्लेयर को मैं चाहूँगा आप टेक्निकली एनालाइज करें। मुझे देखें, ये मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है, मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। अगर वनडे में ओपन करते हैं, मुझे फिर भी लगता है कि शायद पाकिस्तान में हमने थोड़े से ना अपने मॉडल्स अलग रखे हैं। ही कुड हैव बीन इवन अ वेरी गुड T20 बैटर एज वेल फॉर पाकिस्तान। देखिए बहुत ज़बरदस्त उनकी टेक्निक पे कोई मैं कहता हूँ कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनकी टेक्निक में। थोड़े सा टेम्परामेंट का उनका ज़रूर इशू है कि जहाँ वो समझते हैं कि अब वो बिल्कुल फिट हो गए हैं और वो बिल्कुल मतलब है कि इनिंग उन्होंने बना ली है अपनी, तो वहाँ कभी कभी ऐसी शॉट खेल लेते हैं कि जो उनको नहीं खेलनी चाहिए। और वो समझते हैं कि शायद मैं जो बॉलर्स हैं उनको मैं ओवरकम कर गया हूँ और उनकी मतलब अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ वो लूज शॉट खेल देते हैं। ये अब्दुल्ला शफीक का सबसे बड़ा जो है ना फ्ला ये है। या तो शुरू में तो खैर कोई बैट्समैन है वो शुरू में उसके चांसेस होते हैं आउट होने में जब तक उसकी आई सेट नहीं होती, लेकिन जब इन बिटवीन और जब अपनी इनिंग्स बना लेते हैं, खासकर मैं वनडे की बात कर रहा हूँ और इवन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिर वो कभी कभी ऐसा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं अब्दुल्ला शफीक को आपके टेस्ट की, आपके ODI टीम की बड़ा परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और जब आप परमानेंट मेंबर हो जाते हैं इतने फॉर्मेट्स में, तो फिर आपका चांसेस ये होते हैं कि आपके अगर अच्छी इनिंग्स चलती हैं, फॉर्म आपकी चलती है, तो फिर आपको T20 में भी कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जी। ये मतलब है थोड़ा बहुत पाकिस्तान का एक नया आपको बॉलिंग आपकी थोड़ा सा बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी की वापसी है, फिर आपकी क्या नसीम शाह की भी वापसी होगी, नसीम शाह की वापसी हो, फिर स्पिन का क्या कम्बिनेशन होगा, ये बड़ी देखने वाली चीज़ है कि जिस तरह इब्रार को रखा हुआ है, जिस तरह मतलब है कि और आपके स्पिनर्स हैं उनका क्या रोल होगा, वो देखने वाली बात है। कितना जो पिचेस हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे स्पिन को और कितना फास्ट बॉलर को, ये भी कल जो मैच हो रहा है उसमें हमें काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। लेकिन डिफरेंस बड़ा है। देखिए वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की जो वनडे रैंकिंग है, टीम रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा डिफरेंस है और पाकिस्तान को ये सीरीज स्वीप करनी चाहिए। और वो आपकी बात जो है कि वो T20 क्रिकेट न बना लें, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये 50 ओवर की टीम नहीं है वेस्ट इंडीज। बिल्कुल कभी आप मतलब ये ना आजकल जो खासकर उनका टेम्परामेंट चल रहा है वो 50 ओवर की टीम या तो वो पहले 20 ओवर या आखिरी 20 ओवर, वो मेरे ख्याल से वहीं तो पे वो उनको ये सोच नहीं देनी आपने कि आप T20 खेल रहे हैं, नहीं तो वो आपको हावी हो जाएंगे। हावी हो जाएंगे। मुझे लगता है T20 दो T20s बना के ना मैच ले जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं में देखना पड़ेगा। लेकिन वैसे कोई हाइपोथेटिकल प्लेइंग 11 आपने तश्कील दी है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप बहुत मसरूफ़ होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो मैंने कहा शायद आपने पहले ही इस बार बना ली हो। नहीं, मैंने दिमाग में तो एक चीज़ बनाई हुई थी। बाबर आजम की बात करें तो आपको पता है कल से एक डिबेट लगी हुई है सोशल मीडिया पे, आपके जो फेवरेट है उस्मान खान के, जो उस्मान खान जो है वो T20 स्क्वाड के अंदर जो आगे एशिया कप और उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या वो वापस आएंगे या बाबर आजम को रखा जाएगा।
हम वही बात करते हुए हैं, अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त जो बैटिंग ऑर्डर की अगर आप देखें तो आपके पास एक बहुत सी सेमनेस किस्म की बैटिंग आपको नजर आती है। एग्रेसिव अप्रोच है। ओपनर्स की बात करें, ओपनर्स आपके पास बेंच लाइनअप पे भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें, स्ट्राइक रेट वाला जो चक्कर अच्छा, ये हमारा चेंज चलता आया है। क्यों? एक ज़माने में लोगों को ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी ओपन कर लें, कभी सरफराज से कराते थे, कभी किसी और से कराते थे, इवन टू द पॉइंट कि असद शफीक से, अजहर अली से भी करवाई। यार, अब पॉइंट आ गया कि समझ नहीं आ रही किसको मना करें कि ओपन ना फिर वही करो। बात है, थैंक्स टू T20 क्रिकेट, क्योंकि T20 क्रिकेट आपको पता है किसी भी आप एक स्ट्राइक बैट्समैन को आप भेज दो, आसान अल्फाज में जो हम कहते हैं कि तूने लेदर खराब करना है, बस बाकी तूने काम कर दिया हमारे लिए, तो वो चीज़ होती है वो, क्योंकि एक एज मिल गया हुआ ओपनर्स को। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ पर आपकी कोलैटरल डैमेज होगा तो आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए, सीनियर बैट्समैन बाबर आजम जैसा हो जाए कि एटलीस्ट बीच में आके वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल सके। लेकिन चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि बाबर आजम जैसे बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, एक बड़ा स्कोर आपने देखा नहीं है अभी बाबर आजम का। कैमरा पड़ता है ज़रूर, कमेंटेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रेट भी दिमाग में उनके होगा कि मैंने उसको भी चैलेंज कर रहे हैं और साथ में मैंने अपनी बैटिंग ऑर्डर को भी जिस तरीके से मुझसे एक कहा गया करने के लिए, मैंने उसको भी पूरा करना है। लेकिन बॉलिंग यूनिट की बात करें, नसीम शाह देखें वापस आ रहे हैं इंजरी के बाद। नसीम का सबसे बड़ा एक इशू है इन विकेट्स की बात करूं, चाहे वो यूएई की विकेट्स हों जहां पर इंडिया के खिलाफ आपको पता डोमिनेट किया था नसीम शाह ने, तब वो लीडिंग एक पेसर थे, आपके शाहीन था नहीं। इन विकेट्स की बात करूं, वो यूज़ करते हैं अपना शोल्डर, उनका जो सा वो शोल्डर की बात करें, बैक की बात करें, ज़्यादा उनको इंजरी हमेशा या तो हैमस्ट्रिंग की, हिप की इंजरी रही है उनको। इन विकेट्स के ऊपर उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो, ये बड़ा एक मैं कहता हूँ पॉजिटिव पॉइंट होगा पाकिस्तान के पास, क्योंकि इंजरी पीरियड के बाद वो वापस आ रहा है। आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है, एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, इससे पहले आपने यूएई के अंदर जाके एक सीरीज भी खेलनी है, वो डेड विकेट्स के ऊपर है। इन बॉलर्स को आपने यूटिलाइज बड़े तरीके से करना है। रहा सवाल ओडीआई क्रिकेट का, मैं आज भी कहता हूं कि बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है अगर आप अब्बास अफरीदी को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन विकेट्स के ऊपर जो बॉलर ज़्यादा स्लोअर वन या फिंगर को रोल करता है, पेसर की बात करूं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आपको एक इंटरेस्टिंग मजे की बात बताता हूँ जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 137 वनडे इंटरनेशनल्स खेले गए हैं दोनों टीम्स के माबैन, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 63 मैचेस इन विक्ट्री, वेस्ट इंडीज 71। तो नंबर्स में तो चलें वो है। और पहला मैच आपने मरून भी पहना है आज, तो मैंने कहा थोड़ा नहीं, पहला मैच आपका है भी अगेंस्ट ट्रिनिडाद टोबैगो में ही है। अगर उस विकेट की पूरी बात करें तो इट्स अ विकेट जो कि पेसर्स को भी सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को भी डोमिनेट करवाती है। बैट्समैन की बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस पे आपको नजर आएगा। 168 178 शायद पिछला जो सा नहीं, टोटल तो इस बार वो कल्चर अब खत्म हो गया कि 2 दिन पहले प्लेइंग 11 को अनाउंस कर देना है। यार ये वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ, काफी अरसे से नहीं हो रहा है। तो पता नहीं कौन सी उस वक्त इनमें कोई शेर आया हुआ था कि हर 2 दिन के बाद कहते थे इसको अनाउंस कर दो, इसको अनाउंस कर दो। लेकिन अच्छी बात है कि आप कंडीशंस को, जो टीम वहां बैठी है ऑब्वियसली वो पिच के करीब तो नहीं होते, लेकिन बेहतर असेस करते हैं कि कौन सा प्लेयर, जैसे मैंने उस दिन आपको हारिस की बात की थी कि कौन सा लड़का ज्यादा आपको इन टच नजर आता है, तो वो असेसमेंट वहां पर है। पिच रीड करना भी एक आर्ट है, और हमें याद है एक जमाने में आप पिचेस के ऊपर मौजूद थे और वो आपने रीड करने की कोशिश की थी। लाहौर था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं। मुझे नहीं पता, काठमांडू था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो पिचेस का क्ले किधर गया है? वो यार ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। वो जो ये आप तीनों से वैसे पूछना, तो सीरियसली कह रहा हूँ कि हमने एक पिच देखी थी, कप्तान है शाहजी, वो पिच थी कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की, वो शायद इन्वेस्टमेंट होनी थी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तब एनसीए था, कुछ होनी थी कराची के अंदर, कुछ होनी थी पिंडी के अंदर। वो क्ले कहाँ गया? आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम्स में ना लग गया होगा। वो कहाँ गया? वो क्ले कहाँ गया, और वो जो पिचेस बनानी थी वो उनका भी नहीं पता लगा। उनका भी नहीं पता लगा। देखे ना, ये चीजें सारी जो हैं वो पता लगानी पड़ेगी। और कितना उस पर खर्चा हुआ वो भी पता नहीं है कि कितना खर्चा उस जमाने में हुआ, कोई आज से नहीं, वो पता लग गया, वो कुछ लोगों को पता लग गया। वो कुछ लोगों तक खबर पहुंच गई थी, मुझे पता है। वो मैंने पढ़ी भी थी, वो कुछ लोगों तक खबर पहुंच गई थी। एंड आई थिंक उसके बाद ही शायद वैस ने ये कहा कि हाँ ये सवाल भी किया जाए कि वो क्ले किधर गया। लेकिन आई थिंक ओवरऑल प्लेइंग 11 का सवाल ऑब्वियसली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक कुछ प्लेयर्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह मोहित शाह साहब ने कहा, आई थिंक हम जितनी भी डिबेट कर लें, बात फिर बाबर आजम पर आ जाएगी कि वो क्या करते हैं वनडे के अंदर। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक सब भी इंतज़ार में हैं कि रन्स करें, बहुत ज़रूरी हैं। और इतना आसान नहीं है, जैसे हम बात यही करें वेस्ट इंडीज़ में ज़रा बॉलर फ्रेंडली पिचेस, जो ट्रू बाउंस वाली पिच होती है वो इतने आराम से नहीं मिलती कि बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो आपको थोड़ी मेहनत करके रन्स बनाने पड़ते हैं। और बाबर रिजवान दोनों ही इसमें माहिर हैं, वो अपना टाइम ले सकते हैं, इनिंग्स को बना सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं इसीलिए बात हमेशा करती हूँ, ये वो प्लेयर्स नहीं हैं, ये इस कैलिबर के प्लेयर्स हैं। किसी भी प्लेयर को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बट ये जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं इनको आप लेके चलें, इनको
आप पुश करें कि हाँ आपने ये बाउंड्री थोड़ी अपनी पुश करनी है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। अब फ़खर ज़मान लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इसी तरह साइम भी इंजर्ड हो गए थे, फ़खर भी इंजर्ड हो गए थे और इमाम को बाहर से बुला के हमें मैच खिलाना पड़ा था, इतना इम्पोर्टेंट। तो आपको ज़रूरत है कि आपके पास अच्छे प्रॉपर प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर मौजूद हो ताकि इस तरह की कोई इंजरी हो भी तो आपकी टीम वीकन ना हो, आपके कोई भी आगे दूसरा बंदा उसको एडजस्ट कर ले। तो बहुत अच्छा होगा अगर बाबर आजम भी रन्स करते हैं, रिजवान भी रन्स करते हैं और हम अपने बेहतरीन जो टैलेंट है उसमें से अपनी 11 की टीम या 15 की टीम T20 के लिए उठाएं, एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, क्योंकि जब हम अपनी बेहतरीन टीम उठाएंगे बनाएंगे उसके बाद भी उस टीम को बहुत ज़बरदस्त खेलना है तो आपने वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन अगर आप पहले ही सिलेक्शन में 2-3 ऐसी चीज़ें कर देंगे जिसमें आपकी टीम वीक होगी तो फिर वो उन प्लेयर्स के हाथ से बिल्कुल बात निकल जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम राइट लोगों को सिलेक्ट करते रहें, उनको राइट मैसेजिंग भी करते रहें, अगर वो किसी जगह पे स्टक है उनको गाइड करें कि नहीं आपने इस चीज़ से बेहतर करना। तो यही बेसिकली आपकी 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट आपने इमाम की बात की क्योंकि ही वाज ऑलवेज आवर ऑटोमेटिक सिलेक्शन एज एन ओपनर फॉर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन साथ साथ 2 और प्लेयर्स में पाकिस्तान ने इन्वेस्ट करना शुरू किया वनडे में, तैयब ताहिर और कामरान गुलाम, लेकिन अब एकदम से लगता है कि वो सिस्टम में नहीं आएंगे। बिल्कुल, तैयब ताहिर को तो मैंने बहुत खेलते, कामरान गुलाम को भी काफ़ी ज़्यादा खेलते देखा है और तैयब ताहिर बहुत जल्दी गेम को चेंज कर सकते हैं। उनके स्पिनर के ऊपर जो फुटवर्क है और जो पावर वो जनरेट करते हैं, और कामरान भी एक बिजी क्रिकेटर है। तो होपफुली उनको शाहीन्स और इस तरह के टूर्स पे आप लेके जाते रहें ताकि वो इनफॉर्म रहें। ये नहीं कि अगर उनकी पाकिस्तान में जगह किसी वजह से नहीं बनती तो आप अब शाहीन में भी बिल्कुल नए चेहरे खिला दें और ये लोग पीछे गैप में चले जाएं। तो यही चीज़ें हैं करने वाली, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमें जो कंटिन्यूटी है, अगर आप वेस्ट इंडीज़ का इस वक्त स्क्वाड देखें कितना सिमिलर है टू द T20 स्क्वाड। आप देखिए बहुत से वही चेहरे हैं जो आपके T20 के स्क्वाड में मौजूद थे। तो ये कंसिस्टेंसी से जब आपकी सिलेक्शन होती है तो आपकी फिर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें जी बिल्कुल मैं चाहूँगा एक और चीज़ आप साथ ऐड कर लें क्योंकि हमारा अगला सब्जेक्ट वही है कि यार बहुत आई नो साइकोलॉजिकली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत अरसा हो गया वैसे कि हम रैंकिंग्स को उस तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि आई थिंक ऑल्दो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, बट आपको एक वक्त याद होगा कि बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान, बैट्समैन में पाकिस्तान, बॉलर्स में पाकिस्तान, बट इट्स बीन अ व्हाइल नाउ। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए कि मैं सिर्फ कामरान गुलाम की एक बात करना चाहूँगा कि एक बैट मैच था, एक बैट पैच की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, कंडीशन टफ थी, पहली दफ़ा ट्रैवल करा था वहाँ पर, वो बाउंसी ट्रैक, उसकी परफॉर्मेंस एज सच नहीं थी, आपने उसके बाद उसको ड्रॉप किया था साइड से। वैसे अगर डोमेस्टिक में देखो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस थी, जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक प्लेयर को आप इतने टफ कंडीशन में लेके जाते हो, परफॉर्म नहीं करता, आप उसको एकदम डिस्कार्ड करते हो। ड्रॉप नहीं किया हुआ, आपने डिस्कार्ड कर लेकिन दिया। आपने खिलाया भी तो नहीं ना, आपने तब तक नहीं खिलाया जब तक लाहौर कलंदर से डेब्यू नहीं किया। हाँ, आपने वही बात करो ना, आपने उसको खिलाया भी नहीं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आपने नहीं खिलाया। जब वो आया PSL खेला तो आपने कहा जी चलो जी। दूसरा आप बात करें इस वक्त, अगर इमामुल हक की बात करें, कल उसने फिर स्कोर किया है, सेंचुरी से स्कोर की थी, 50 किया है कल काउंटी सीजन के अंदर। वो जो अगर आप बात करो उसका बैट एंड पैड की बात करें, जो एक इशू आपको नजर आता था LBW वाला या स्लिप कॉर्डन एरिया के अंदर, का लिटरी स्टांस भी उसका थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आ रहा था। दैट मींस कि वो काम कर रहा है अपने ऊपर। मसला ये है कि आपके पास एक लड़का आता है, हम डिस्कार्ड बहुत जल्दी करते हैं किसी अपारे जो एक सेटल अपना एक प्लेयर होता है उसको हम डिस्कार्ड बहुत जल्दी करते हैं, फिर उसको विदाउट एनी रीजन आप उसको ड्रॉप आउट करते हो, आप टीम में उसको रखते नहीं, उसको ड्रॉप कर देते हो, फिर हम पछताते हैं कि यार वो दूसरी लीग खेलने चला गया किसी और मुल्क में, वो बयान दे रहा है कि जी शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उस मुल्क के लिए खेलूंगा। हम खुद ही तो सारा कुछ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक करेक्शन जरूर है कि एक जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है ना जी, उसकी एक पिच बनी हुई है कदाफी स्टेडियम में और एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नेशनल स्टेडियम में बनी हुई है, तो एक पिच है। लेकिन ये अल्टीमेटली इन्होंने ये इरादा तर्क कर दिया था कि मेजॉरिटी पिचेस वो उसकी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद इनिशियल प्लान ये था कि LCCA की पिचेस को पहले चेंज करके वहां बनाई जाएंगी। जी जी जी, ये था प्लान। लेकिन एक पिच बनी जरूर हुई है इतना, क्योंकि सुनने वालों को जरूर पता होना नहीं, अवैस के लिए बड़ा जरूरी है। आई थिंक उनको उनका सवाल था तो मिल गई आपको मैसेज आ गई। नहीं वो उनको तो आएगा ही, लेकिन अब आपको ज्यादा जवाब जो देना है ना जाकर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तैयारी, वो अब आपके पेपर में कहीं सवाल ना आ जाइए, मुझे तो ये डर है कि लेवल 3 के पेपर के अंदर ये सवाल आ जाएगा 2 हफ्ते के बाद। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली रैंकिंग्स भी जैसा कि मैंने कहा कि साइकोलॉजिकली बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग्स को भी डोमिनेट करे। हॉकी की तरफ आपका फोकस जरूर लेकर आना है। मोहित शाह साहब, क्या खबर है पाकिस्तान हॉकी की जानिब से? अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि इनकार कर दिया गया है, ये बेसिकली हमने ये पिछले महीने की स्टोरी है, लेकिन अभी इंडिया से आनी शुरू हुई है। कल जो लेटेस्ट आई है वो इंडिया से आई है। ऑफिशियली पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की कोई चीज़ अभी आउट नहीं की है, ये कंफर्म होना चाहिए।
लेकिन बात वो ये है कि बहुत मुश्किल ऐसे हालात में जाके पाकिस्तान हॉकी टीम को जाके एशिया कप या कोई भी इवेंट जाके इंडिया हॉकी वाले को के लिए खेलना है, बल्कि किसी टीम के लिए भी खेलना बहुत मुश्किल है। हालात वैसे नहीं है। आप देखें कि वो एक लेजेंड्स का उन्होंने मैच नहीं होने दिया, जिस तरह का वहाँ से फॉल आउट था और जिस तरह वहाँ पे हालात चल रहे थे और जिस तरह वहाँ से क्रिटिसाइज हो रहे थे सब कुछ, तो ऐसे हालात में तो आप टीम भिजवा ही नहीं सकते इंडिया में। आजकल बिल्कुल हालात नहीं है। और अनलाइक क्रिकेट, हॉकी में इतना पैसा इन्वॉल्व होता नहीं है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलें या न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान के मैचेस कराएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकेगा एशिया कप में, अनलेस एंड अनटिल के अब कोई और इवेंट ऐसा हो कि वो बाहर हो, बाहर की किसी मतलब इंडिया से बाहर हो, तो तब पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। ऑफिशियली ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन मुझे एज अ पॉलिसी आई थिंक इट्स ओके अगर वहां से आपको इस तरह की रेसिप, और आई थिंक हमारा जिस तरह आपने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी शुड बी द सेफ्टी ऑफ आवर प्लेयर्स। एग्जैक्टली। देखिए हम तो उस वक्त भी हॉकी वालों के साथ, मुझे याद है 2014 की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी थी, पाकिस्तान ने सब टीम्स को हराया, शायद इंडिया को हराया, हॉलैंड को हराया, फाइनल जर्मनी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जर्मनी के साथ हुआ। उस वक्त भी जो इंडिया के क्राउड था उसका बिहेवियर पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ कोई अच्छा नहीं था। तो वो वक्त था, हालांकि वो ऐसा वक्त भी नहीं था। आजकल खासकर ये जो जंग में उन्होंने मात खाई और जंग में उनको शिकस्त हुई है, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो हाइपर हुई है, पूरी कौम हाइपर हुई है। तो वो कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो, मैं कहता हूँ कि अपने प्लेयर्स को, जो हमारे प्लेयर्स हैं और जो माशाल्लाह इस वक्त उनका एक पाकिस्तान का एक स्टेटस है, नेशन कप में भी हम सेकंड आए हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं हम, इंशाल्लाह प्रो लीग भी खेलने जा रहे हैं आगे, तो वो कोई इस तरह का नुकसान ना हो जाए। तो सेन अप्रोच यही है कि इंडिया टीम बिल्कुल ना भिजवाई जाए। ज़रूर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की डिस्कशन जारी है और नहीं शायद जाने दें, लेकिन ऑब्वियसली कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कोई डिसीजन इस तरह का अनाउंस नहीं किया। ये इंडिया से आ रहा है और इंडिया भी चाह रहा है। मैं आपको बताऊं, जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है वो भी चाह रही है कि वो भी अभी तक गवर्नमेंट के साथ जो टच है, और गवर्नमेंट उनको भी नहीं मतलब अलाउ कर रही कि आप इनवाइट करें फुली और वीज़े लगा के दें, या वीज़े के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कंप्लीट करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ वो भिजवाएं। बिल्कुल आपकी बात मेरे ख्याल से बड़ी वजन रखती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे से तो चलें समझ आती है कि उन्होंने जंग में मात खाई, तो वो अभी तक वो कहते हैं ना कि वो सड़ कर बैठे हुए हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है ये ना हो कि कहीं अगली सीरीज़ कभी या वर्ल्ड कप अमेरिका में हो तो शायद वो अमेरिका भी अपनी टीम ना भेजें, जिस तरह के उनके डिप्लोमेटिक हालात चल रहे हैं। हमें जो है वॉक ओवर दिए जाए, हम तो खुश हैं इसमें कोई, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली आई थिंक इतनी आइसोलेशन हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एग्जैक्टली वो उनका मतलब है कि बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि आवास बाख्ता हो जाना, वो सारा सिस्टम ही आवास बाख्ता हो। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये तो सिचुएशन अब कैसे इंप्रूव होती है तो वक्त ही बताएगा। अब बारी है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की। हम हमेशा कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी टीम स्पोर्ट्स 360 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए कंटेंट लेकर आ रही है। आज एक बार फिर बड़ा ख़ास कंटेंट है, तो आइए आप उसको मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि ये बड़ा ही हमारा एक फेवरेट सेगमेंट है।
जी, तो ये थी कुछ दिलचस्प आई थिंक डिसमिसल्स, फनी अगर आप कह सकते हैं, थोड़ी बहुत तो फनी थी लेकिन थोड़ी बहुत ही आई थिंक अजीब हो गई। ऐसे तरीके से सिर्फ मैं अवैस को ही जानता हूँ जो आउट हुआ है मेरे सामने, लेकिन आई थिंक बड़ी आप कभी ऐसे कोई मोड ऑफ डिसमिसल रहा है आपके बिल्कुल करियर में? क्रिकेट खेली है, ऐसा कैसे इससे बच के थोड़ी जा सकते व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट डिसमिसल दैट यू हैड एज अ बैटर? आई थिंक अभी तो टॉप ऑफ द माइंड तो याद नहीं आएगा एकदम से जब आप पूछते हैं, बट इसी तरह सेलिब्रेशन करते हुए पाँव कोई मुड़ गया या उस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं कि आप कोशिश कर रहे होते हैं अभी हवा में जाना है, लेकिन क्रिकेट आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कल मैं एक देख रहा था कोई क्लिप सा, दोनों टकराए बैट्समैन आपस में और दोनों गिरे हुए हैं दरमियान में बिल्कुल बिल्कुल, और वो फील्डर बॉल नहीं पकड़ पा रहा। नहीं, फील्डर के पास बॉल है, उसने थ्रो की, वो 4 भी हो गया। 4 भी हो गए, वाह, वो मिस कर गया। मतलब ये तो फिर अंदाजन 2-2 रन दोनों को देने चाहिए थे, इस हिसाब से तो। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने ये सेगमेंट जो है वो जरूर एंजॉय किया होगा। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।